गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर हमने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में कवर कर लिया। बचा हुआ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक है रोमन ब्यूरोक्रेसी ऑफ द लेट रोमन एम्पायर। मतलब पूरा लेट रोमन एम्पायर यानी परवर्ती रोमन साम्राज्य, उत्तरवर्ती या परवर्ती बाद वाला जो रोमन साम्राज्य बचा 3rd सेंचुरी के बाद का। तो उत्तरवर्ती या परवर्ती रोमन साम्राज्य में ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार की थी या नौकरशाही, ठीक है, वो किस तरह से काम करते थे, काम भी करते थे या नहीं करते थे, या किस तरह से उनकी वहाँ शासन व्यवस्था थी, ये सारा देखेंगे। The bureaucracy of late Roman Empire, both at higher and middle level, was affluent as it drew much of its salary in gold and invested in buying land. तो रोमन ब्यूरोक्रेसी या जो रोमन नौकरशाही जो थी परवर्ती साम्राज्य की, उसमें उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों जो थे बड़े धन संपन्न थे, मतलब खुशहाल थे, पैसे वाले थे वो। एंड ड्रू मच ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड, और जो उनको वेतन मिलते थे, सैलरी मिलती थी, वो सोने में मिलती थी, ठीक है, सोने के सिक्कों में उनको सैलरी मिलती थी। एंड इन्वेस्टेड इन बाइंग लैंड, और वो सैलरी को वो निवेश कर देते थे किसमें, ज़मीन खरीदने में, ठीक है। देयर वाज करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियरी एंड मिलिट्री सप्लाईज। अब ये क्या था, रोमन ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही जो थी बड़े भ्रष्ट थे, वहाँ पे भ्रष्टाचार पूरी तरह फैला हुआ था। तो वहाँ पर प्रशासन में भी, न्यायपालिका के प्रशासन में भी, और सैन्य जो आपूर्ति, जो सामान वगैरह आता है उसके आपूर्ति के जो प्रशासन होता उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। मतलब जो नौकरशाही में जो अधिकारी लोग थे वो पूरी तरह करप्ट थे, भ्रष्ट हो गए थे। The extortion by higher bureaucracy and the provincial governor was common. तो वहाँ पर उच्च अधिकारियों के द्वारा लूट खसोट या लालच की बातें, ठीक है, लालच के बारे में ऐसी खबरें, बातें वगैरह आम बात हो गई थी, चारों तरफ फैली हुई थी कि यहाँ पे रोमन ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही भ्रष्ट हो चुकी है। एंड द प्रोविंशियल गवर्नर वाज कॉमन, और इसके अलावा प्रांतीय गवर्नर जो थे वो भी पूरी तरह लालच में डूबे हुए थे, लूट खसूट करते थे और पूरी तरह करप्ट बन गए थे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। तो ये सारी बातें वहाँ आम बात हो गई थी। बट द गवर्नमेंट इंटरवेंड रिपीटेडली टू स्टॉप दीज फॉर्म्स ऑफ करप्शन। लेकिन सरकार ने भी इन करप्शन को या भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए बार बार हस्तक्षेप किया। लॉज वर मेड टू पुट एन एंड टू देम, और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कानून भी बनाए। हिस्टोरियंस एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंसिया डिनाउंस्ड द सच प्रैक्टिसेस। तो इतिहासकारों ने, साथ ही ऐसे कुछ दूसरे बुद्धिजीवी लोग जो थे, शिक्षित वर्ग के लोग जो थे, उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार की निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को करप्ट नहीं होना चाहिए या लालची नहीं होना चाहिए। द रोमन एम्परर वर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एज दे लाइक। इसमें है, रोमन जो सम्राट होता था वो अपनी इच्छा से कुछ भी, अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, ठीक है। बाय द 4th सेंचुरी द ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ एक्टेड एज ए ब्रेक एंड वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। तो 4th सदी तक या 4th सदी के दौरान जो रोमन कानूनों की जो परंपरा थी उसने सम्राट पर अंकुश लगा दिया। मतलब सम्राट की जो निरंकुशता थी या पावर जो थी उसको अपने कंट्रोल में ले रखा था, ठीक है। एंड वाज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स, साथ ही वो सिविल राइट्स को, नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए सक्रिय रूप से भी इस परंपरा ने अपनी भूमिका निभाई। कानूनों की जो परंपरा थी उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिकॉज ऑफ दीज लॉज पावरफुल बिशप्स could deal with powerful emperors when they were extremely harsh on civilian
पॉपुलेशन। इन्हीं कानूनों के कारण जो शक्तिशाली बिशप वगैरह होते थे, पॉप या बिशप जो चर्च में होते थे, ये शक्तिशाली सम्राटों का सामना करने में सक्षम हो पाए। ठीक है, और जब ये शक्तिशाली सम्राट अत्यधिक कठोर या क्रूर कार्रवाई करते थे जनता के लिए, या उनके प्रति बहुत क्रूर हो जाते थे, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो ऐसे समय में ये जो शक्तिशाली बिशप होते थे, इन कानूनों की मदद से ही उसका सामना कर पाते थे। नेक्स्ट है लेट एंटिक्विटी, परवर्ती पुराकाल। लेट यानी बाद का, परवर्ती, एंड एंटिक्विटी यानी पुराकाल यानी प्राचीन समय, प्राचीन काल। तो लेट एंटिक्विटी, परवर्ती पुराकाल। लेट एंटिक्विटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल एंड फैसिनेटिंग पीरियड इन द evolution and breakup of Roman Empire and refers from the 4th through 7th century। तो परवर्ती पुराकाल जो है एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग जो अंतिम दिलचस्प अवधि के रूप में किया जाता है, जो कि रोमन एम्पायर के विकास और पतन के बारे में से संबंधित है। ठीक है, जो कि 4वीं सदी से 7वीं सदी के दौरान ये घटनाएं घटी थी। मतलब 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में रोमन एम्पायर का पूरी तरह डेवलपमेंट होकर बाद में पतन भी हो गया था। द पीरियड सॉ कंसिडरेबल चेंजेस इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। और इस समय ने इस अवधि ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या प्रशासनिक आदि अलग अलग जो स्तर थे उस पर महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। इस अवधि में मतलब रोमन एम्पायर के अंतर्गत बहुत सारे सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले। नेक्स्ट, चेंजेस इफेक्टेड बाय द एम्पायर डायोक्लिशियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बादशाह या सम्राट डायोक्लिशियन के द्वारा प्रशासन में कुछ बदलाव किए थे। वो क्या क्या बदलाव थे देखिए। द एम्पायर डायोक्लिशियन अबैंडन्ड टेरिटरीज विद लिटिल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सम्राट डायोक्लिशियन ने क्या किया, जो क्षेत्र या जो एरिया कम सामरिक महत्व के थे या कम इम्पोर्टेंट थे या कम आर्थिक महत्व के थे, उन एरियाज़ को छोड़ दिया। ठीक है, उस पर अपना कब्जा नहीं रखा। ही फोर्टिफाइड फ्रंटियर्स, उसके बाद उसने अपनी सीमाओं को फोर्टिफाइड कर लिया, मतलब इसकी किलेबंदी कर ली, चारों तरफ से सील कर दिया। रिकॉग्नाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज, इसके अलावा उसने अपनी जो प्रांतीय सीमाओं थी उनको पुनर्गठन किया। फिर एंड सेपरेटेड सिविलियंस फ्रॉम द मिलिट्री फंक्शंस, इसके अलावा असैनिक कार्य को, जो गैर सैनिक कार्य है, उनको सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स हु बिकेम पावरफुल। उसने क्या किया, बाद में जो मिलिट्री कमांडर या सेनापति होते थे उनको और ज़्यादा स्वायत्तता या अधिकार दे दिए, जिससे वो मिलिट्री कमांडर और ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेटेड सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडेड अदर्स ऑफ हिज ऑन। तो कॉन्स्टेंटाइन ने इन सभी परिवर्तनों को और ज़्यादा मजबूत किया, साथ ही अपनी ओर से कुछ और नए परिवर्तन भी किए या जोड़े। नेक्स्ट है इनोवेशन ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। बादशाह या सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम की नई खोज या उसके द्वारा किए गए चेंजेस या परिवर्तन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनोवेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन वर इन द मॉनेटरी स्फीयर। मतलब कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के द्वारा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज या परिवर्तन किया गया वो था मौद्रिक क्षेत्र के अंतर्गत। ही इंट्रोड्यूस्ड सोलिडस, ए कॉइन वेइंग 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। उसने एक नया सिक्का जारी किया जिसका नाम था सोलिडस, जो कि लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। दीज कॉइन्स वर मिंटेड इन मिलियंस। तो ये जो सिक्के थे, सोने के सिक्के,
वो लाखों करोड़ों की संख्या में बनाए गए। द अदर इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ ए सेकेंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। और दूसरा उसका महत्वपूर्ण खोज या दूसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन उसने किया वो ये था कि उसने अपनी राजधानी चेंज करके कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया को नई राजधानी बना लिया। नेक्स्ट है चेंजेस इन द इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन में परिवर्तन। द लेट एंटिक्विटी पीरियड विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंजेस इन इकोनॉमिक लाइफ। तो परवर्ती पुरा काल के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले आर्थिक जीवन के अंदर। तो ये परवर्ती पुरा काल महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों के लिए जाना जाता है, यह उसका गवाह बना ये समय। मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा मौद्रिक स्थिरता देखने को मिली उस समय, ठीक है। एंड एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके साथ साथ वहाँ जनसंख्या भी बढ़ती चली गई, जिससे विकास को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो उस दौरान मतलब मौद्रिक स्थिरता देखने को मिली, साथ ही जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहाँ डेवलपमेंट और विकास का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास भी देखने को मिला। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज इन्वेस्टमेंट इन रूरल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल installations like oil presses and glass factories in newer technologies such as screw presses and multiple water mills। अब पुरातात्विक जो अभिलेख मिले उससे पता पड़ता है कि लोग जो निवेश जो थे वहाँ पर वो निवेश भी कर रहे थे ग्रामीण संस्था में, जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान। तो गांव के अंदर जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होते थे, जैसे कि ऑयल प्रेसेस, तेल मिले जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है। एंड ग्लास फैक्ट्रीज, इसके अलावा शीशे के जो कारखाने फैक्ट्रियाँ होती थी कांच बनाने की, शीशा बनाने की। इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, ठीक है, नई तकनीक का, नई प्रौद्योगिकी का वो उपयोग करते हुए। सच एज स्क्रू प्रेसेज, जैसे कि पेच की प्रेसे। एंड मल्टीपल वाटर मिल्स, इसके अलावा तरह तरह की जो पानी की मिलें होती थी, इन सब का प्रयोग करते हुए उन्होंने ग्रामीण संस्थानों में निवेश किया और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को और इकोनॉमिक ग्रोथ का या आर्थिक विकास को उन्होंने बढ़ावा दिया। द पीरियड आल्सो सॉ ए रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और इस पीरियड के दौरान या इस अवधि के दौरान लंबी दूरी के व्यापार का पुनरुत्थान भी हुआ। उसका मतलब दोबारा से उदय हुआ। अभी लंबी दूरी के व्यापार पहले कमज़ोर हो गए थे, वापस इस पीरियड में लंबी दूरी का व्यापार शुरू हो गया। ऑल दिस लेड टू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी। और इस सभी के कारण, इन सभी परिवर्तनों के कारण जो शहरी जीवन था और ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया और ज़्यादा समृद्ध हो गए, मतलब शहर के लोग ज़्यादा खुशहाल हो गए। नेक्स्ट है चेंजेस इन द रिलीजियस लाइफ, लोगों के धार्मिक जीवन में परिवर्तन। देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिलीजियस लाइफ। तो लोगों के धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर 4th सेंचुरी। तो बादशाह या सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर दिया 4वीं सदी के दौरान रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म घोषित किया वो था ईसाई धर्म। 7th सेंचुरी वाज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ इस्लाम। 7वीं सदी इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म इसी दौरान हुआ था। द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलीथिस्ट। अब वहाँ पर जो परंपरागत, जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत या रोमन वासी जो थे परंपरागत रूप से बहुदेववादी थे, ठीक है। तो वहाँ की जो परंपरागत धार्मिक संस्कृति थी प्राचीन विश्व की,
जिसमें यूनानी और रोमनवासी दोनों की संस्कृति थी। इन दोनों में ये देखा गया कि वो पोलीथिस्ट थे। पोलीथिस्ट मतलब बहुदेववादी, एक देवता को नहीं मानते थे, बहुत सारे देवताओं को मानते थे। द अदर रिलीजन्स इन द एम्पायर वर जुडाइज्म एंड इस्लाम। अब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत दूसरे और धर्म भी थे, जैसे कि जुडाइज्म यहूदी धर्म के लोग एंड इस्लाम धर्म के लोग या मुसलमान। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, रोमन साम्राज्य का पतन। किस तरह से रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, देखिए। द रोमन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाउस इन द 4th सेंचुरी सी। 4वीं सदी में जाकर रोमन साम्राज्य दो भागों में बट जाता है। ठीक है, 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, लेकिन इसमें ईस्टर्न रोमन एम्पायर ज़्यादा प्रोस्परस था। ठीक है, ड्यूरिंग द लेट एंटिक्विटी पीरियड द जनरल प्रोस्पेरिटी वाज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट। तो 4th सेंचुरी में जब ये दो भागों में बटा, ईस्ट एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर, तो लेट एंटिक्विटी के दौरान, परवर्ती पुलाकान के दौरान ईस्टर्न रोमन एम्पायर में यानी पूर्वी रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा खुशहाली देखने को मिली। मतलब जनता और ज़्यादा प्रोस्परस, समृद्ध, पैसे वाली, रिच हो गई। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर में ऐसा देखने को नहीं मिला। इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग टिल द 6th सेंचुरी। पूर्वी रोमन साम्राज्य में 6ठी सदी तक भी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही थी। द ईस्ट रिमेन्ड यूनाइटेड अंडर एम्परर जस्टिनियन। अब जो पूर्वी रोमन एम्पायर जो था, सम्राट जस्टिनियन के काल में संयुक्त रूप से बना रहा, मतलब एक एकजुट बना रहा है, मतलब इसमें उसके टुकड़े नहीं हुए, बिखरा नहीं वो। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान भी संयुक्त रूप से एकजुट रहा। देयर वर वॉर्स बिटवीन रोम एंड ईरान ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। 7वीं सदी आते आते रोम और ईरान के बीच में लड़ाइयाँ या युद्ध बढ़ते चले गए। द ईस्ट रोमन एम्पायर केम टू बी नोन एज बाइजेंटियम। तो पूर्वी रोमन एम्पायर जो था उसको बाइजेंटियम रोमन एम्पायर कहा जाता था। ठीक है, पूर्वी रोमन एम्पायर को बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम has been called the greatest political revolution in the history of the ancient world। तो जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके साथ साथ उसका इस एक्सपेंशन यानी विस्तार होना शुरू हो गया, वो चारों तरफ फैलने लगा। तो इस्लाम धर्म का विस्तार आज के जो प्राचीन विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन विश्व के इतिहास में इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ और जिसका जिस तरह से विस्तार हुआ, वह प्राचीन विश्व के इतिहास में एक राजनीतिक क्रांति के रूप में, सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। लार्ज पार्ट्स ऑफ द रोमन एंड ईरानियन एम्पायर हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ अरब्स। अब रोमन एम्पायर का जो बड़ा सा हिस्सा था, साथ ही ईरानियों का जो ईरान के जो रूलर्स थे उनका जो हिस्सा था, वह अरबों के हाथ में चला गया। मतलब अरबों ने उन पर कब्जा कर लिया। जो मुस्लिम रूलर्स थे, अरब जो थे, उन्होंने रोमन और ईरानियन एम्पायर्स के मैक्सिमम या कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। नोमैडिक ट्राइब्स इन फ्रंटियर एरियाज सच एज गोथ्स, विशिगोथ्स, वेंडल्स एंड अदर attacked the Roman Empire in the west by the 5th century C। तो कुछ नोमैडिक ट्राइब्स थी, खाना बदोश, जो घूम कर अपना जीवन यापन करती है,
आदिवासी लोग खानामदोस या यायावर जनजाति, जिन्होंने सीमांत क्षेत्रों में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ये कुछ जनजातियाँ कौन कौन सी थी? गोथ, विशिगोथ, वेंडल और दूसरी अन्य जातियाँ। इन्होंने रोमन एम्पायर पर हमले करने शुरू कर दिया पश्चिमी दिशा से, और 5वीं सदी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर अपना कब्जा कर लिया। द जर्मनिक ट्रूप एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम विद इन द एम्पायर। और जो जर्मनी मूल की जो आदिवासी जनजातियाँ थी, ये जो समूह थे, इन्होंने फिर अपना नया राज्य रोमन साम्राज्य के अंतर्गत स्थापित कर लिए। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर इन जनजातियों का अधिकार हो गया और इन्होंने अपना कब्जा वहाँ करके अपना रूल शुरू कर दिया। विद द प्रॉम्प्टिंग ऑफ क्रिश्चियन चर्च, ए होली रोमन एम्पायर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज किंगडम फ्रॉम द 9th सेंचुरी CE। तो 19वीं सदी में जाकर ईसाई चर्च के प्रोत्साहन से एक नए पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। कुछ ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे जो आदिवासियों या जनजातियों के जो छोटे छोटे राज्य थे, इनको मिलाकर एक होली रोमन एम्पायर की, यानी एक पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई 9वीं सदी में। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझे क्लास के दौरान किसी भी टॉपिक के बारे में दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।